अरे बहू, ये अचानक कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? ये नाश्ता वगैरह किस लिए पैक कर रही हो? सास अनीता जी मुंह बनाते हुए बोली। माँ जी, मैं अपने फुफरे भाई की शादी में आगरा जा रही हूँ, इसीलिए बच्चों के खाने पीने का सामान पैक कर रही हूँ। अरे, तुमने हमें बताना भी ठीक नहीं समझा। आजकल तो बस अपने मन की करने लगी हो। हाँ, मैं बताने वाली थी, सोचा थोड़ी तैयारी कर लूँ। वाह जी, सारा सामान बांध लोगी और फिर बताओगी कि मैं जा रही हूँ? ऐसा नहीं चलता बहू। हम भी कभी कहीं नहीं गए, घर परिवार को छोड़कर। तुम्हें तो न जाने क्यों घूमने की पड़ी रहती है। सभा जी, आप बात का बतंगड़ बना रही हैं। अभी अभी माँ का फ़ोन आया था, तो सोचा लगे हाँ सामान पैक कर लूँ, शाम को मेरा भाई आकर मुझे ले जाएगा। और एक बात और, आप अपने ज़माने में कहीं घूमने नहीं गईं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर की बहू भी कहीं नहीं जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि आपके घर की बहू घर के बाहर नहीं निकलती है। आपकी छोटी बहू नैना, वो अभी अभी छुट्टियों में गोवा घूम कर आई है, वो भी छोटे छोटे कपड़े पहनकर। तब तो आपने कुछ नहीं कहा, ऊपर से तारीफों के पुल बांधे। तब छोटी बहू से ये क्यों नहीं कहा कि मैं कहीं नहीं गई, अब तू भी कहीं नहीं जाएगी? और आपकी बेटी सीमा दीदी, ये भी तो अभी गैंगटॉक गई थी घूमने, इन्हें भी आपने क्यों नहीं कहा बेटी मैं तो कहीं नहीं गई थी, तू भी कहीं नहीं जाएगी? तब तो आप अपनी बेटी को देखकर फूली नहीं समा रही थी कि वाह, मेरी बेटी के जलवे, विदेश घूमने गई है, हमारे पुरखे भी नहीं गए कभी। बड़ी भाग्यवान है सीमा, बड़ा अच्छा पति मिला है, भगवान करे ऐसे ही खुश रहे। फिर मेरे साथ ही ऐसा बर्ताव क्यों? सारी नफरत बड़ी बहू से ही क्यों, और नियम धर्म का ठीकरा सिर्फ मेरे सर पर ही क्यों फोड़ा जाता है? बोलते हुए रिया अपने कमरे की तरफ चली गई। आज सासू माँ को सच्चाई सुनकर कुछ बोलते नहीं बन रहा था। चुपचाप खड़ी उसे जाता देखती रही। रिया, ये कहाँ जाने की तैयारी चल रही है? अभी तो घर में दीदी भी आई हुई हैं। तुम ये कपड़े सामान क्यों पैक कर रही हो? रोशन ऑफिस से लौट कर बोला। रिया समझ गई कि सास ने अपने लाडले बेटे के कान पहले ही भर दिए हैं। वो बोली, जी मैं आगरा जा रही हूँ, मेरे बुआ के बेटे की शादी है उसी में। मगर माँ और दीदी क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, मैंने उनको बता दिया है, मगर तुमने पहले मुझे बताना ठीक नहीं समझा? 4 दिन बाद हमारी शादी की सालगिरह है, दीदी ने कहा है यहीं मनाएंगे, तो तुम कैसे जा सकती हो? मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। आपको बताकर क्या करना है? आपने कब मेरी परवाह की? पिछले 12 साल से आपसे उम्मीद लगाकर बैठी हूँ। आपने मेरी कौन सी उम्मीदें पूरी की हैं? हाँ, पर आपने हमेशा मेरी हर उम्मीद पर पानी जरूर फेरा है, इसीलिए आपसे इस बार भी उम्मीद करना बेकार है। और ऐसी न जाने कितनी शादी की सालगिरह निकल गई, आपने एक बार भी मेरी मन की न जानने की। बस अपने घर वालों के साथ घर में खाना पीना कर लिया, बस, जिसमें मैं रसोई में पूरा दिन खड़ी रहकर पसीने से लथपथ सब लोगों के लिए पकवान पकाती, हुक्म बजाती रही। कई बार मेरा मन होता कहीं अकेले बस हम तुम यूं ही कहीं घूमने जाएं, कैंडल लाइट डिनर करें, वो भी ना हो सका तो चौपाटी पर चाट खा ले, मगर नहीं। बस अब बहुत हुआ, मुझसे ये सब नहीं होता। सहन करने की भी एक सीमा होती है, जो अब खत्म हो चुकी है। ऐसा करो, इस बार आप अपनी माँ और बहन के साथ ही मना लीजिएगा, आपको मेरी कोई ज़रूरत नहीं। मौका लगा तो वहीं से बच्चे और मैं अपने मायके वालों के साथ आगरा ताजमहल घूमने भी जाऊंगी। भैया ने कहा है वो अपने खर्चे पर मुझे ले जाएंगे, आपका एक ढेला खर्चा नहीं होगा। रोशन रिया की बात सुन धम से सोफे पर बैठ गया। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि गाय जैसी पत्नी आज यूं सींग मारेगी। उसे रिया के ऐसे दो टूक जवाब की उम्मीद नहीं थी, मगर कहीं न कहीं उसकी गलती तो थी। 11 साल पहले जब रिया और रोशन की शादी हुई, तब रोशन ने उसे एक ही बात बोली, तुम्हें मेरे घर वालों को खुश रखना है, उनका पूरा ध्यान रखना। मेरी माँ अकेली है, उसे तुम्हारी किसी बात से चोट ना पहुँचे। अपने पति की बात सुन रिया ने भी हामी भर दी, मगर रिया को पता नहीं था उसकी खुशी, ध्यान और आत्मसम्मान पर चोट की किसी को कोई परवाह नहीं होगी। धीरे धीरे हर बार उसकी उम्मीदें धूमिल होती चली गईं। सास अनीता जी ने भी उसे कभी घर के सदस्य का दर्जा नहीं दिया, हमेशा उसे बाहर वाली समझकर बुरा व्यवहार ही किया, जिसे देखकर ननद देवर भी उसके साथ वैसा ही पेश आते। रिया ने अपने साथ होते गलत व्यवहार को तो सहन कर भी लिया, मगर बच्चों में भेदभाव होते देख उसने अपने लिए बोलना शुरू किया। तब से वह बुरी और असंस्कारी बहू बन गई। अब कोई भी उससे अपनी मनमर्जी का काम नहीं करवा पाता।
रिया को सही लगता तो कर देती, वरना ना में जवाब देती, आगे बढ़ जाती। कोई मुंह पर तो कोई कुछ नहीं कहता, पर पीठ पीछे बातें बनाने का सिलसिला चलता रहा। सास अनीता जी ने शुरू से ही बेटा बहू पर अपना शिकंजा कसकर रखा। कहीं रीति रिवाज तो कहीं दकियानूसी परंपराओं के नाम पर उसे मूर्ख बनाती रही। जब वे हनीमून पर जाने वाले थे तो खुद की तबीयत का बहाना कर उन्हें रोक लिया। उसके बाद ननद सीमा की शादी के नाम पर रोका, तो कभी खर्चों के नाम पर। इस तरह से उसके 11 साल खराब होते चले गए। उसके बाद भी वे किसी न किसी बहाने से उन्हें शहर के बाहर नहीं जाने देती। शहर से बाहर तो बहुत दूर की बात है, शहर में भी उनका घूमना दूभर था। रिया बड़ी मुश्किल से साल में एक बार अपने मायके जाती, उसमें भी ननद आएगी कहकर बहाने से उसे 10 दिन के अंदर ही वापस बुला लिया जाता और झोंक दिया जाता चूल्हा चौका में। इस बात पर रोशन ने हमेशा अपनी माँ का समर्थन किया, क्योंकि वो एक आज्ञाकारी पुत्र है। अपनी माँ की अवहेलना कैसे कर सकता था? तो माँ जैसा कहती वैसा उनका श्रवण कुमार करता रहा और रिया की उम्मीदों पर पानी फिरता रहा। मायके की शादियों में जाना भी बड़ी मुश्किल से होता था। उसमें भी अगर कोई ससुराल की शादी निकल आए तो उसे भेजते नहीं थे। कहते, घर की शादी में बहुत काम है, इन्हें देखो, तुम घर की बड़ी बहू हो, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस तरह सब अपनी जिम्मेदारी उस पर छोड़ उसकी खुशियों की बलि देते रहते। इतने सालों में रिया को जिंदगी ने एक सबक दे दिया था कि जितनी कम उम्मीद वो लोगों से करेगी उतना ही ज़्यादा खुश रह पाएगी। इसीलिए लोगों से जलने की बजाय, घुटने की बजाय अब उसने अपने लिए कुछ फैसले लेना शुरू किए और इसी फैसले के तहत वो आज घूमने फिरने निकल पड़ी है, अकेली। रिया के फुफेरे भाई राकेश की शादी घर से ही हो रही थी, इसीलिए फंक्शन बड़ी मन से निभाए जा रहे थे। गणेश पूजन, मटकोर, हल्दी, मेहंदी, हर प्रोग्राम के बीच में काफ़ी समय मिलता तो रिया अपने किसी भी कजिन को लेकर कभी प्रेम मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, गीता मंदिर, निधिवन घूमने निकल जाती। वही तरह तरह के फ़ोटो खिंचवाती। उन फ़ोटो को बेटी चीकू अपने पापा के फ़ोन पर सेंड कर दिए, जिसे देख रोशन की आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। रिया एक से एक खूबसूरत कपड़ों में परी लग रही थी। हल्का मेकअप, कानों में झुमकियाँ, खुले बाल उसकी सुंदरता पर चार चांद लगा रहे थे और चेहरे की खुशी तो देखते ही बन रही थी। रोशन सोचने लगा, कितनी बंदिशों में थी मेरी पत्नी। यहाँ उसको हमेशा साड़ी और सर ढके ही रहना होता है, कभी खुलकर अपनी पसंद के कपड़े तक न पहनने बेचारी ने। 3 दिन निकल गए। रिया ने अपने भाई अतुल से कहा, चलो आज आगरा चलते हैं, फिर वापस मुझे ससुराल भी जाना है। तब भाई बोला, हाँ दीदी चलते हैं ना, तुम जाकर जल्दी तैयार हो जाओ। और सुनो, तुम्हारे कमरे में एक ड्रेस रखी है, वही पहनना, तुम्हारी भाभी खास तुम्हारे लिए लाई हैं। आज तुम्हारी शादी की सालगिरह पर हम सब की तरफ से एक छोटा सा तोहफा। भैया आपने कितना कुछ तो किया है मेरे लिए, अब ये कपड़े गहने क्यों? अरे मेरी बहन के लिए मेरी जान हाजिर है। कभी दोबारा ऐसा न कहना भाई, तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। चल पगली, रुलाएगी क्या? अब जाकर फटाफट तैयार हो जा। और दोनों भाई बहन मुस्कुरा दिए। थोड़ी ही देर में रिया तैयार होकर हॉल में पहुंची तो देखा वहां टेबल पर एक सुंदर सा हार्ट शेप केक रखा था। हॉल में पहले ही फूलों से सजा हुआ था, इसीलिए उसे कुछ समझ में नहीं आया। इतने में सारे घर वाले जोर जोर से चिल्लाए, हैप्पी एनिवर्सरी। उनके पीछे से रोशन बाहर निकला, जिसे देख रिया सरप्राइज हो गई। आप यहाँ कैसे? आज हमारी शादी की सालगिरह है, तो मुझे तो तुम्हारे पास ही होना था ना। चलो भाई, अब जल्दी से केक काट दो। भाई और भाभी बोले। सबने मिलकर केक काटा। फिर थोड़ी ही देर बाद रोशन बोला, चलो आज का पूरा दिन हमारी रानी साहिबा के लिए, मगर मैं तो भैया के साथ ताजमहल देखने जा रही हूँ। ऐसा भी जुल्म मत करो मुझ पर, माना हम शाहजहां ना सही, पर तुम तो हमारी मुमताज हो, अपने साथ चलने की हमें इजाज़त दे दो। कहते हुए रोशन घुटने के बल बैठ गया और एक सुंदर सी अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। ऐसा प्रेम देख सारा हॉल सीटी और तालियों से गूंज गया। रिया किसी नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा गई। अब चलें? पर बच्चे? अतुल बोला, अरे दीदी, हम किस दिन काम आएंगे? बच्चे हमारे साथ यहाँ एंजॉय कर लेंगे। आप और जीजा जी जाकर अपना खास दिन ताजमहल के नज़ारे देखकर एंजॉय कीजिए। और अब जल्दी कीजिए, कहीं टिकट ना खत्म हो जाए। छेड़ते हुए साले साहब बोले तो दोनों मियाँ बीवी शर्मा गए। दोनों ताजमहल के सामने पहुँचे। रिया की मनचाही मुराद पूरी हो गई थी। ताजमहल को टीवी फिल्मों में कई बार देखा था, पर साक्षात उसे ये प्यार की निशानी देखने की चाहत कई वर्षों से थी। उसी समय रोशन रिया का हाथ पकड़ के बोला,
हम मर्दों को तो ये बताया जाता है कि हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी है, छोटे बहन भाई संभालने हैं, घर परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभानी है, मगर कोई ये नहीं बताता जो आपके लिए अपने माता पिता भाई बहन अपना घर संसार सब कुछ छोड़ कर आई है, उसकी जिम्मेदारी भी आपको ही उठानी है, उसके सारे ख्वाब पूरे करने हैं, उसकी खुशियों का ख्याल रखना है। रिया, मुझे अपने किए पर बड़ा पछतावा है, क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगी? तब रिया रोशन को चुप रहने का इशारा करती है और कहती है, अब जो हो गया वह बदला तो नहीं जा सकता, मगर उसे ठीक जरूर किया जा सकता है। और कहते हुए उसका हाथ थाम लेती है। तभी एक फोटोग्राफर उनसे बोला, सर एक फ़ोटो खिंचवा लेंगे? रोशन बोला, हाँ हाँ ज़रूर खिंचवाएंगे, और हर बार अलग अलग एंगल से खींचना, हमारी रानी साहिबा को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। एक फ़ोटो में रिया लाल जोड़ा पहने मेहंदी वाले हाथों से अपने जीवन साथी का हाथ में थामे मोहब्बत की निशानी ताजमहल के सामने खिलखिलाती हुई खड़ी थी, क्योंकि आज उसे उम्मीदों से परे इतनी खुशियाँ जो मिली थीं। दोस्तों, माना जितनी कम उम्मीद करेंगे उतने ज़्यादा खुश रहेंगे, मगर हम उम्मीदें भी तो अपनों से ही करते हैं ना, जिनके लिए हम जी जान लगा देते हैं। उनसे इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि वो हर बार तो नहीं, पर एक बार तो हमारे दिल की ज़रूर सुने। इसीलिए मैं आप सब से कहना चाहूँगी, जीने के हैं 4 दिन, तो क्यों ना इन 4 दिनों में हम अपनी ज़िंदगी भरपूर जिएं, दूसरों की बातों में आकर अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।